अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के हल्का NA 75 डस्का का ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार देकर 18 मार्च को हल्के में दोबारा ज़िमनी इंतखाब करवाने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि ज़िमनी इंतखाब के दिन पूरे हल्के में बदअमनी फैलाई गई। पोलिंग के दौरान फायरिंग के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन में उम्मीदवारों को जो माहौल दिया गया वो मुनसिफाना नहीं था। फ्री और फेयर माहौल में इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो सका, जिसकी बिना पर इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अपने फ़राइज़ से गफलत बरतने पर 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न और RPO गुजरांवाला को उनके मौजूदा ओहदों से तब्दील करके गुजरांवाला डिवीज़न से बाहर भेजने की बेहिदायत की है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को भी यह हुक्म दिया गया है कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट, असिस्टेंट कमिश्नर डस्का, DSP संबड़याल और DSP डस्का को मुअत्तल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्म में यह भी कहा है कि इन अफसरान को आइंदा के लिए किसी इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर ना किया जाए। इन तमाम अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन खुद इंक्वायरी करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से NA 75 में दोबारा ज़िमनी इंतखाब करवाने के फैसले के बारे में मरियम नवाज ये कहती हैं कि डस्का के अवाम का शुक्रिया, उन्होंने न सिर्फ वोट दिया बल्कि वोट पर पहरा भी दिया। मरियम नवाज के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फैसला खुशाइंद है, लेकिन रीपोलिंग से बड़ा सवाल अभी बाकी है कि ये साजिश कहाँ तैयार हुई। चीफ सेक्रेटरी, IG, कमिश्नर और दीगर सरकारी अहलकार किसका हुक्म सुन रहे थे? मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इन सब को कटहरे में लाना और साजिश की कड़ियाँ खोलना लाजमी है। अब एक तरफ मरियम नवाज इलेक्शन कमीशन के फैसले से खुश हैं, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से NA 75 के ज़िमनी इंतखाब को कलअदम करार देने के फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया है। फिरदौस आशिक आवान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मलिक कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब अपील दायर करेंगे। डस्का के अवाम ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया, लेकिन फाते उम्मीदवार को हल्के की नुमाइंदगी से रोकना समझ से बालातर है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन का फैसला लग रहा है कि हुकूमत की परेशानी में इजाफा कर रहा है, तो दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर राय महफूज कर ली है। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अदालत के सामने सवाल सिर्फ आर्टिकल 226 के निफाज का मामला है। क्या वजह है कि इंतखाबी अमल से करप्शन के खात्मे के लिए तरमीम नहीं की जा रही? इंतखाबी अमल शफाफ बनाने के लिए पार्लियामेंट में करारदादें मंजूर होती हैं। ओपन बैलेट से मुतालिक तरमीमी बिल पार्लियामेंट में मौजूद है, तो तरमीम में क्या मसला था? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का दौर गुजरा, तरमीम क्यों नहीं की गई? पीपल्स पार्टी दौर में भी सेनेट इलेक्शन से मुतालिक मौका था। सियासी जमातें सेनेट इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस को तस्लीम कर रही हैं। आपने वीडियो भी देखी है। क्या आप दोबारा वही करना चाहते हैं? सब करप्ट प्रैक्टिस को तस्लीम भी कर रहे हैं, लेकिन खात्मे के लिए इकदामात कोई नहीं कर रहा। अपने रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हर जमात इलेक्शन को शफाफ बनाना चाहती है, लेकिन बिस्मिल्लाह कोई नहीं करता। पहले दिन से सुन रहे हैं कि पार्टी फैसला करती है किस उम्मीदवार को वोट देना है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि वोट का जायजा लेने से सीक्रेसी खत्म नहीं होती। कोई शहरी पैसा लेकर वोट ना दे, ये जुर्म होगा। रेफरेंस सियासी नहीं, आर्टिकल 226 की तशरीह के लिए है। इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने पूछा कि क्या रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय हतमी होगी? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत अदालत की राय की पाबंद होगी। इस पर जस्टिस याहिया ने कहा कि अदालती राय पर नजरसानी की दरख्वास्त आ सकती है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रेफरेंस पर नजरसानी दरख्वास्तें नहीं आ सकती। अटॉर्नी जनरल की बात पर जस्टिस याहिया ने कहा कि क्या ऐसा फैसला दुरुस्त होगा जिसके असरात सियासी हों और नजरसानी भी ना हो सके? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत हर चीज़ का तफसील से जायज़ा लेकर फैसला करती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ आइन की तशरीह करेंगे। अब सवाल ये है कि सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय के मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? सवाल ये भी है कि क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से डस्का में ज़िमनी इंतखाबात पूरे हल्के में दोबारा से करवाने का फैसला दुरुस्त है क्या? ये भी अहम सवाल है कि हुकूमत
आखिर दोबारा ज़िम्नी इंतखाब करवाने से घबरा क्यों रही है? इसी पर बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब आपका। उस्मान डार साहब, ऑपोजिशन तो कह रही है इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हमारा जो मौक़िफ़ है वो सच साबित हो गया है। इमरान खान जो है वो कॉन्स्पिरेसी करते हुए पकड़े गए, ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए कि इलेक्शन कमीशन भी हैरान हो गया, ये ऑपोजिशन कह रही है। सवाल ये है तहरीक इंसाफ से जो मैं करना चाहती हूँ कि वो जमात जिसने 2013 के इंतखाबात में 4 हलकों को बुनियाद बनाकर पूरा इलेक्शन ही धांधलीज़दा करार दे दिया था, 126 दिन का आप लोगों ने धरना दिया था, आज उसी जमात पर धांधली के इल्ज़ामात लगना, इलेक्शन कमीशन का ये कहना इंतखाबात साफ शफाफ नहीं थे, मुनसिफाना नहीं थे, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, वो माहौल फ्री एंड फेयर माहौल नहीं दिया गया। सर, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है आप लोगों की क्रेडिबिलिटी पर कि जिस चीज़ को जवाज बनाकर आप लोगों ने 126 दिन का धरना दिया वो काम खुद ही कर रहे हैं आप लोग। देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ हमें इस बात का क्रेडिट दें कि एक सिटिंग गवर्नमेंट के जीते हुए MNA के पूरे इलेक्शन को कुलअदम करार दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। आज अदारे खुद मुख्तार आपको नजर आ रहे हैं, अदारे आज आपको मजबूत नजर आ रहे हैं जहां हुकूमत के खिलाफ फैसला उन्होंने दिया है। वो अलग बात है कि हमें इस फैसले पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कानून की रोशनी में हम अगर देखें तो हम इसकी पूरी जंग लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज अगर हमारे मुल्क में PTI के दौर में इदारे आज़ाद हैं, उन इदारों के फैसलों का एहतराम करें, फैसला माने फिर उस इदारे का। देखें मुझे आप बताएं, अगर हाई कोर्ट में आपके खिलाफ फैसला आ जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए क्यों जाते हैं? ये आपका कानूनी हक है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे तो कोई तनकीद नहीं कर रहे, हम किस सतह पे कह रहे हैं जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दबाव में दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसी ने खरीद लिया है, या ये हम कोई डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं? जिस तरह PMLN आपके सामने इनकी लीडरशिप किस तरह हमारी बातों पर तनकीद करती रही, उज़र लेके जाएंगे ना, कोई मजबूत ठोस शवाहिद लेकर जाएंगे ना। क्या तहफ़्फ़ुज़ात है आप लोगों को? उज़र क्या आप ठोस सबूत ये है, देखिए ठोस सबूत ये है कि खुद PMLN की कैंडिडेट कहती हैं 23 पोलिंग स्टेशंस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, 337 पोलिंग स्टेशंस इलेक्शन की रात 3:30 बजे तक ठीक थे। कोई एक एप्लीकेशन नहीं थी जी कि इनको पोलिंग से रोका गया या फायरिंग की गई। वो तमाम वीडियो सोशल मीडिया से डाउनलोड करके इन्होंने सबूत के तौर पर सामने रखे, लेकिन कैंडिडेट ने कहा कि पुलिस वालों ने रोका, उन्हें डराया, धमकाया, गोली मारने की धमकी दी। देखिए, ये सब ज़बानी कलामी बातें हैं, कोई ट्रायल नहीं किया गया। चले इन्हें छोड़ें, ये है मेरे पास RO साहब जो कहते हैं 20 पोलिंग स्टेशंस, 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो गायब हुए उसमें से 6 के नताइज बिल्कुल ठीक है, मैच हो रहे हैं। 14 पोलिंग स्टेशंस पे प्रेमा फशाई कोई शको शुबात है कि शायद रिकॉर्ड टेम्पर किया गया। 14 पोलिंग स्टेशंस पे मुझे बताएं, पाकिस्तान की 73 साल तारीख में 14 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर RO कह रहा है कि बेज़ाब्तगियां हैं। मान लेते हैं RO की बात ठीक है, लेकिन 360 पोलिंग स्टेशन उड़ा दिए हैं, जिसमें से 346 पोलिंग स्टेशन तकरीबन आप कह लें कि जिसके ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है RO को, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है अपोजिशन को। ये कैसा फैसला है? इसलिए हम फैसले के खिलाफ जा रहे हैं। ये हमारा कानूनी हक है। आपका कैंडिडेट जीत गया था, आपका कैंडिडेट जीत रहा था, इतने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग दोबारा इलेक्शन करवाने में? क्या जिस वोटर ने पहले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट दिया, आप लोगों को वोट दिया, वो फिर दोबारा भी आपको ही देगा ना? फिर इतना डर, खौफ, इतनी घबराहट क्यों? देखिए, ऐसे फैसले से एक खौफ नहीं है। आपको कोई खौफ नजर आ रहा है? हमारे वोटर को, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जिसने वोट दिया डस्के में, लाइनों में लग के लोग, उनको डिमोरलाइज किया गया, वो लोग इस फैसले से नाखुश हैं। और दूसरी तरफ मैं आता हूं, क्या आप समझती हैं ऐसा इलेक्शन जिसके ऊपर RO सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन की बात कर रहा है और नए सिरे से सारा इलेक्शन करा दिया जाए जिसके ऊपर टैक्स पेयर का करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा? इलेक्शन कराना आसान काम है इस मुल्क में। तो ये हम समझते हैं कि इस फैसले में बहुत सी कानूनी गुंजाइश मौजूद है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कंटेस्ट कर सकते हैं। इमरान खान साहब सबसे पहले मुतालिबा ये करते हैं कि IG को हटाएं, चीफ सेक्रेटरी को हटाएं। जिन अफसरान को हटाने की बात आज इलेक्शन कमीशन कर रहा है, सबसे पहले आवाज इमरान खान उठाते। मुझे बताएं, क्या नहीं उठाते? देखिए शाजी, आप समझती हैं कि PMLN की हुकूमत या पीपल्स पार्टी की हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये रिलीफ मिलता, ऐसे फैसले आते
मैं कौम को और आपको याद दिलाना चाहता हूं, 4 हलके मांगे थे, 4 हलके नहीं खुले, 2.5 साल 126 दिन का धरना दिया। क्या ये रिलीफ मिला था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उस हुकूमत में? ये मरियम नवाज हैं जिनको वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मनपसंद फैसला मिला, रिलीफ मिला अपोजिशन को। ये क्रेडिट दे इस हुकूमत को कि अदारों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, अपने मनपसंद फैसले नहीं ले रहे इक़्तिदार में होते हुए। बहुत अच्छी बात है। तो फिर अगर इलेक्शन कमीशन का एक फैसला है और अगर आप लोग इतना ही कॉन्फिडेंट है, मेरा तो एक ही सवाल है, फिर दोबारा इलेक्शन होने दे, फिर आप लोगों को खौफ किस चीज का है? देखिए, खौफ की बात नहीं है, यहां कानून की बात कर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं हम। मैंने खुद मीडिया पे ये बयान दिया कि जो 23 पोलिंग स्टेशंस जो जमीनी हकाइक हैं, जो आरओ कह रहे हैं, जो पीएमएलएन की कैंडिडेट कह रही हैं, हम उसके मुताबिक तैयार हैं दोबारा रीपोल के लिए। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कहाँ गए थे? लेकिन ऐसा फैसला नहीं है, उनके बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स 20 जो अफसरान थे जिनकी वजह से सारी कंट्रोवर्सी पैदा हुई, उनके बारे में आज कोई जिक्र ही नहीं, कोई बात ही नहीं। वो कहाँ गए थे? तो यही तो बात है कि जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जिसके लिए एक सारा नैरेटिव बनाया, एक पूरी मनसूबाबंदी की गई इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करने के लिए, क्योंकि बड़ा कांटेदार मुकाबला था, क्लोज मुकाबला चल रहा था। पीएमएलएन ने ये सब ट्विस्ट किया कि हम सारा इलेक्शन जो है वो कुलअदम करार दे दें। पहले मैं इनसे सवाल करता हूं, अगर इधर कोई बैठा है पीएमएलएन का, कि अगर ये 23 पोलिंग स्टेशन की डिमांड रात 3:30 बजे की है, इन्होंने देखिए कैसे, देखिए ये समझना होगा आपको, मीडिया को, कौम को। जब एक उम्मीदवार कह रहा है 337 पोलिंग स्टेशन पे बिल्कुल शफाफ इंतखाबात हुए हैं, सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन हैं जिन पे हमारे तहफाजात हैं, रीपोल कराएं, और आरओ कह रहा है 14 पोलिंग स्टेशन है। आप मुझे बताएं ये कहां का कानून है कि 360 पोलिंग स्टेशन आप उड़ा देते हैं? 360 के साथ फैसला है ना, उन्होंने तो अपील की। सुने मेरी बात, तो उनकी डिमांड थी, उन्होंने अपील की, फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने किया है ना। कोई नून लीग ने धौंस जबरदस्ती या कोई जबरदस्ती तो नहीं उन्होंने फैसला करवाया ना भाई, फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने दिया है। इलेक्शन कमीशन से पूछें। देखें, इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है 2017, अगर उसके आप एक्ट के 92 या उसके रूल 84 में देखें, क्लियर लिखा है कि जब तक एक क्लियर ओपन एंड शट एविडेंस अवेलेबल नहीं, तब तक आप सारा इलेक्शन को लदम करार नहीं दे सकते। अगर आप माजी में देखें दे दे, तो जिस पोलिंग स्टेशन पे आप ओपन एंड शट एविडेंस दे दें अपनी अपील में, कोई धांधली नहीं हुई, साफ शफाफ थे, लोगों को नहीं डराया गया, बात खत्म। आप दे देना एविडेंस। देखिए, ये ओपन एंड शट एविडेंस है, ये ओपन एंड शट एविडेंस है। जब आरओ कह रहा है, जो इलेक्शन कमीशन की आंख और कान है NA 75 डस्का में शाजिया, वो कह रहा है 14 पोलिंग फैसले के बाद आज तर्जुमानों का इजलास भी हुआ, उसके बाद एक आपको क्या हिदायत मिली है? जी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन? देखिए, हम चैलेंज करेंगे इस फैसले को, हम अपना कानूनी हक एक्सरसाइज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं ये कानून की रोशनी में फैसला, हम इसे कबूल नहीं करते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी कमजोरियां इस फैसले में जिसको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंशाल्लाह चैलेंज भी करेंगे और अपनी कानूनी जंग लड़ेंगे। इसलिए कि ये हो नहीं सकता कि लोग हजारों की तादाद में निकलें वोट डालने के लिए, लाइनों में लगे, और एंड ऑफ द डे जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ का उम्मीदवार जीत जाए और ये पीएमएलएन की डिमांड पर, ख्वाहिश पर, फरमाइश पर जी सारा हल्का कुलअदम करार दे दे, जबकि इन राइटिंग वो कह रहे हैं कि 23 पोलिंग स्टेशन में प्रॉब्लम है। मैं आपसे भी ये सवाल आपसे करना चाहती हूँ, ये पंजाब में क्या हुआ है? बिला मुकाबला जनरल नशिस्तों पर भी और टेक्नोक्रेट सारे मुंतखब हो गए हैं, क्या मुकमका कर लिया है? आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, पैसा नहीं चलने देंगे, पैसे की मंडी नहीं लगने देंगे, कोर्ट में गए हुए हैं, ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, यहाँ अपना सेटिंग करते फिर रहे हैं आप लोग अपोजिशन के साथ। देखें, आप वैसे खुश नहीं है? अगर तमाम जमातों को एक मुतनासिब नुमाइंदगी मिल गई है, जो उनका हक था, जितनी सीटें बनती थी, अगर वो मुतनासिब नुमाइंदगी से पंजाब का इलेक्शन होकर, एक सेकंड ठहरिएगा, हो गया है और शफाफ हो गया है, उसको मुकमका कहा जा रहा है। अच्छी बात है, हो गया, फिर तो सब सूबों में कर लेना, जिधर जिस चीज, फिर ये अंडरस्टैंडिंग सब सूबों में होनी चाहिए। फिर जो बात सुप्रीम कोर्ट कर रही है कि तमाम जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, जिसकी जितनी सीटें बनती हैं मिलनी चाहिए, फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर क्या ओपन बैलेटिंग, तो क्या खुफिया बैलेटिंग?
देखिए कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में से अपना कैंडिडेट विथड्रॉ किया है। किसके कहने पे किया है? पार्टी ने विथड्रॉ करके वफाक में पीएमएलएन के कहने पे किया है। पीएमएलएन क्या परवेज इलाही साहब ने राब्ते नहीं किए नून लीग और पीपल्स पार्टी से? मुझे ये बताइए, क्या परवेज इलाही साहब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से राब्ते नहीं किए? देखिए वो बता सकते हैं ना, मैं कोई उनकी पार्टी का तर्जुमान नहीं हूं। आप पीएमएलएन क्यों वालों से पूछें? तो है ना? मैं आपको कह रहा हूं, देखिए लेकिन एंड ऑफ द डे वो उनकी एक अपनी मंशूर है, अपनी पॉलिटिक्स है। अगर वो अपने सियासी फैसले अगर इस तरह के ले रहे हैं मिलने के, तो हम उन्हें ये तो नहीं कह सकते आप उनसे मिल सकते हैं, इनसे नहीं मिल सकते। अगर परवेज इलाही साहब किसी से मिल रहे हैं तो वो मिल सकते हैं। हमारे उम्मीदवार, हमारे जो वोट थे पंजाब असेंबली में, मैं उन तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने वोट दिया, और इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं जितने भी हमारे सेनेटर्स पंजाब से कामयाब हो चुके हैं। देखिए यही चीजें वफाक में लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या नहीं चाहिए, कम से कम फरोख्त का बाजार बंद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, मुबारकबाद देनी बनती है। आप लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको तस्लीम कर लिया गया है कि पूरे हल्के के जो इलेक्शन थे NA 75 के, उसको कंट्रोवर्शियल बनाया, फायरिंग की गई, लोगों को डराया धमकाया गया, वो माहौल नहीं था। ये बातें इलेक्शन कमीशन ने भी आज की अपने जो फैसला है। मुतमईन है आप लोग के पूरे हल्के में अब दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है? जी बिल्कुल, हम ऐसे मुतमईन हैं, क्योंकि हमारा यही पॉइंट था कि क्योंकि सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशनों की बात नहीं है, ये तो पूरे हल्के में एक माहौल, एक माफ कीजिएगा आपको काटूंगी, पहले आप लोगों का बाय द वे यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि 20 हल्कों में 20 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा करवा ले इलेक्शन। पहला पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों का वैसे यही था। नहीं, ये कभी भी नहीं हुआ। हाँ। ये हमारा पॉइंट था कि 20 प्रिजाइडिंग अफसर गैप हो गए हैं, वो पहुंचे नहीं है, तो उनका जो गैप हो गया है वो नेचुरली उन्होंने बिल्कुल ही उसको वन तरफा कास्टिंग कर दी, एक तरफा। और वहां पे जो बाप का रिजल्ट निकला है वो 80% करीब था, जो टर्न आउट जो कभी मतलब हो ही नहीं सकता ना, ये तो नामुमकिन है। जो मैक्सिमम कभी जनरल इलेक्शन में होता है 60% से ऊपर नहीं जाता, तो ये जिमनी इलेक्शन में तो इतने ज्यादा लोग आते भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज जो वहां थी डस्का में, आपने देखा जिस तरह पुलिस गर्दी हुई, जिस तरह इंतजामिया मुलवस रही है, या इंतजामिया रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी, या जिस तरह फायरिंगें होती रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक वहां तो जंग का समा था। मैं खुद उधर लेकिन वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए, मसला तो 20 पोलिंग स्टेशंस का था ना, जहां ज्यादा गड़बड़ हुई, जहां से प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है ना मुबैना तौर पर जिन्हें अगवा कर लिया गया। मसला तो ये था, आप लोगों ने तो पूरे हल्के का इलेक्शन ही जो है ना वो मशकूक बना दिया। नहीं, हमने नहीं बनाया, वो मशकूक था, बल्कि मशकूक से भी आगे की डिग्री जो है वो बिल्कुल धांधली ज़्यादा था, क्योंकि वोटरों को तो अंदर नहीं जाने दिया गया। आपने देखा नहीं डस्का में जिस तरह हुआ कि वोट उधर लाइनें लगी हुई हैं और गेट बंद कर दिए हैं, और वो नॉक कर रहे हैं, ताकि कैंडिडेट साहबा जो थी हमारी वो जाके शोर कर रही है। ये तो सारी वायरल हुई है वीडियो, तो उसको भी पुलिस उसके साथ बदतमीजी कर रही है, एक ऑनरेबल लेडी के साथ जो एक ऐसी फैमिली के साथ है बिलोंग रखती है। तो आप समझते हैं कि दोबारा जो ऑब्जर्वेशंस आज दी गई हैं, जो फैसले में कहा गया है दोबारा इंतखाब जो होने जा रहा है 18 मार्च को, यहाँ पर वो साफ शफाफ होगा, मुनसिफाना होगा, कोई धांधली नहीं होगी? मैं समझता हूं कि जिस तरह का एक्शन लिया है इलेक्शन कमीशन ने, ये पास में कभी नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन के पास इतने इख्तियारात हैं। तो फिर मान लेना इदारे बायस नहीं है। कुछ अर्सा पहले यहाँ पे इसी इलेक्शन कमिशन के बाहर एहतजाज भी किया आप लोगों ने। इदारे मेरिट पर फैसले कर रहे हैं, मान जाएं। अब इलेक्शन कमीशन शाजिया, अगर इलेक्शन कमीशन अच्छा फैसला कर रहा है या मुतर्रक है इस वक्त, तो मैं समझता हूं कि फ्यूचर में
इसका इस्तेमाल कम हो जाएगा कि वहां पे धांधली हो, क्योंकि जो ऑफिसर्स के खिलाफ जो इंतजामिया थी, जो एक्शन लिया गया है, ये इंदा थोड़ा सा एक मैसेज देने वाली बात है। इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो मैं समझता हूँ इलेक्शन बिल्कुल फेयर हो सकते हैं। वैसे ये धांधली हुकूमत ने नौशहरा में क्यों नहीं कहीं कर सकती थी? वहाँ हुकूमत इनकी अपनी है, हुकूमती मशीनरी है, सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते थे धांधली करवाने के लिए। वजीराबाद में भी सब कुछ हो सकता था। ये डस्का की सीट इन लोगों के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी? यहाँ पे इनकी क्यों नहीं चली? फिर शाजिया वजीराबाद में उन्होंने धांधली की है, लेकिन धांधली के बावजूद हम जीते हैं। वहां पे यही माहौल था। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो नौशहरा वाली बात है, वो कहते हैं कहाँ कार्ड बिहाइंड द विकेट, वो तो ये हुआ है, इनको पता ही नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये तो बिल्कुल बैठे हुए थे आराम से, रिलैक्स के हम जीतेंगे। इनके अपने जो लेकिन आप देखें उनका वोट बैंक बड़ा है, भले वो हारे वजीराबाद से, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बड़ा है, बिल्कुल ही बड़ा। ये धांधली से उन्होंने वोट जो कास्ट किए हैं वो रेशो बड़ी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो इनका परफॉर्मेंस है, जिस तरह की गवर्नेंस है, जिस तरह लोग चीख रहे हैं, लोग तो जोलियां ठा के दुआएं मांग रहे थे कि ये हमें मौका मिले तो हम अपना बताएं कि आप लोगों के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। तो ये बात जो कहते हैं ना कि ये बड़े लेके चल रहे हैं बयानिया कि हमारा वोट बैंक बड़ा है, डेफिनेटली नहीं। उनका वोट कम पहले से हुआ है और हमारा बड़ा है, जो पहले ही ज्यादा था हमारा और बढ़ गया है। तो ये तो धांधली की वजह से जो रिजल्ट आपको अपील में जाने का फैसला किया कम हुआ है इस फैसले के खिलाफ, वो सिर्फ और सिर्फ तो मेरा ख्याल है ये मेरिट पे है, ये पता चल जाएगा आपको। लेकिन जिस तरह का राइट है, बिल्कुल आका जाए, हमें तो कोई नहीं, हमें वो लीगल फाइट करना चाहते हैं। ये पंजाब में क्या हुआ है? बिला मुकाबला सेनेटर जनरल नशिस्तों पर भी और टेक्नोक्रेट्स भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। ये स्पीकर साहब ने बड़ा कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, पीपल्स पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है? फिर तो ये सुप्रीम कोर्ट की बात बिल्कुल ज़बरदस्त है, दुरुस्त है कि जितनी मुतनासिब नुमाइंदगी जिस पार्टी की जमातों की सीटें बनती हैं वो मिलनी चाहिए। फिर तो हर सूबे में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसकी जितनी सीटें बनती हैं वो बन जाए। फिर ये क्या सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, ओपन बैलेटिंग, खुफिया बैलेटिंग? चलिए, आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। ये मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे कि ये जो इस वक्त चीख चाड़ा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा चीख की बात हो रही है कि ये जो पैसे चलते हैं। मैं कहता हूं अगर लीडरशिप, किसी पार्टी की भी लीडरशिप खुद रिस्ट्रेंट शो करे, जिस तरह 2.5 साल में पीटीआई ने हॉर्स ट्रेडिंग की है, असेंबली के हमारे एमपीए तोड़े हैं, यहाँ जिस तरह उन्होंने किया चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में किया, जिस तरह उनके अपने पीटीआई के पीपल्स पार्टी ने कभी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की। मेरी बात सुन लेना, पहले आप बात सुने समझे। अगर ये रेस्ट्रेंट शो करें, ये पैसा आप उधर कहते हैं कि चलता है, जब ये इल्जाम आता है कि किसी फलां लीडर ने 35 करोड़ रुपया लिया टिकट देने के सिलसिला में, तो वहां की करप्शन नहीं है। भाई मेरा सवाल तो ये है, पंजाब में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बाकी सूबों में क्यों नहीं हो सकती? मैं और बात करने लगा हूं, आपको समझ आ जाएगी कि एक जगह से करप्शन खत्म करके बड़ी जगह पे आप करप्शन का खोल रहे हैं, एक ओपनिंग दे रहे हैं। तो ये जो बात है, अगर चाहे लीडरशिप को इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे है, ब्लैकमेलिंग में ना आए मेंबर्स की, तो हम बैठ के कर लें जिस तरह पंजाब में हुआ है कि हमारी सीटें 5 बनती थी, उनकी 6 सीटें बनती हैं उसको मिल जानी चाहिए। दूसरे जगह ये अप्रोच करें। बिल्कुल ये तो मेरे ज़हन में भी था कि क्यों नहीं कर लेते। ये बेहतरीन तरीका है, यहाँ ना करप्शन होगी, ना कोई और बात होगा, ना और तो परवेज इलाही साहब को और एक्टिव होना पड़ेगा, हर सूबे के लिए एक्टिव होना पड़ेगा। पंजाब में बाकी जगह पे परवेज इलाही साहब तो नहीं वो कर सकते कुछ, लेकिन केपीके में या दूसरी जगह पे ये इनिशिएटिव क्यों नहीं गवर्नमेंट लेती? गवर्नमेंट ले ना, चलो बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर साहब मेरे साथ। वेरी मच नाज़रीन, मुझे अब ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, हुकूमत कह रही थी कि सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस पर जो है आप इंतखाब दोबारा कराएं, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन का फैसला कि पूरे हल्के का इलेक्शन कलअदम करार देकर कहा है कि दोबारा 18 मार्च को यहाँ पर इलेक्शन होगा।
सवाल मेरा ये है कि अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन ने जिन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का जो है वो हुक्म दिया है, अब हुकूमत ने फैसला किया है कि वो इस फैसले के खिलाफ जो है ना वो अपील में जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। क्या अपील में जाने के बाद इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई रुक जाएगी क्या? असूली तौर पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हल्का 75 के कदम करार दिया है, तो उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 9 को जो है उसकी बुनियाद पर इन्होंने ये कदम करार दिया। और उसमें बड़ा वाज़ह लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वसी इख्तियारात हैं कि जिस हल्के में पोलिंग में हरासमेंट पैदा हो जाए, फायरिंग हो जाए, कत्ल-ओ-गारत हो जाए, या वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पे आने में मनानत की जाए, रुकावट डाली जाए और पोलिंग का प्रोसेस बहुत ही कमज़ोर सुस्त हो जाए, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बेकायदगी और बेज़ाब्तगी को देखते हुए उस हल्के को इलेक्शन कालअदम करार दे सकता है। लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है कि हमारे कानूनदानों को समझ में बात नहीं आती कि आज जो सेक्शन 9 है ना, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जून 76 में अपनी पार्लियामेंट से मंजूर करवाया था, जिसका नाम था अवामी नुमाइंदगी एक्ट सेक्शन 103AA। और वही जो है अब ये इलेक्शन एक्ट 2017 में मर्ज हो गया, सेक्शन 9 में आ गया। वही चीज़ है, वही इबारत है, वही सब कुछ मामलात हैं। उसमें ये लिखा होता है कि चंद हलकों में अगर कोई बेकायदगी बेजादगी साबित हो जाए तो पूरे हल्के में इलेक्शन करवाया जाता है, जुज़वी इलेक्शन नहीं होता। जैसे हमारे अली ज़फ़र साहब ने इस आर्गुमेंट को पता है कैसे डिफेंड किया, जब सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि पूरे हल्के में दोबारा इसलिए इलेक्शन करवाया जाए कि वहां फायरिंग की गई, लोगों को हैरास किया गया, डराया धमकाया गया। तो अली ज़फ़र साहब ने इसको जवाब काउंटर इस तरह किया कि भाई कल तो इस तरह कोई भी जो हार रहा होगा कैंडिडेट वो फायरिंग करवा देगा और बाद में इस चीज को जवाब बनाएगा, जी भाई फायरिंग हो गई, डराया धमकाया गया, इसी वजह से मैं हार गया क्योंकि मुझे सही माहौल नहीं दिया गया वोटर्स को। वो कह रहे हैं कि गलत प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है। ये अली ज़फ़र साहब ने ये आर्गुमेंट दिया आज। ज़ाहिर है कि वो चूंकि वो सेनेटर बना दिया गया है, वो सेनेटर बनने की उन्होंने अपनी बात अपनी दानिश में बात की है, लेकिन असूली तौर पर यह है कि उन्हें अली ज़फ़र साहब को ये बताया जाए कि 7 मार्च 77 को जो इंतखाबात में जो बेकायदगी बेजादगियाँ हुई थी तो पूरे मुल्क में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा हुआ, मुल्क में मार्शल लग गया। तो ये चीज़ें इसी तरह होती हैं कि जब हल्के में चीज़ें होती है, इसकी मिसाल नहीं होता, ये हकीकत है कि साबित कर दिया कि उस हल्के में अगर ये इलेक्शन कमीशन एक्शन ना ले, जैसे माजी में होता रहा। जैसे आप देखो ना, इमरान खान साहब ने बाकायदा ये मुतालबा किया कि मेरे 4 जो हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज में दोबारा इंतखाब करवा दें, हाँ। लेकिन उस वक्त के इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया, मुस्तरद कर दिया। तो क्या अली ज़फ़र साहब को वो याद नहीं आ रहा कि अपने इमरान खान ने खुद मुतालबा किया कि मेरे 4 जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज में दोबारा इंतखाबात करवाएं, लेकिन उस वक्त का इलेक्शन कमीशन जो था वो एक बड़ा मुतसब था और हमारी नजर में वो गैर आईनी इलेक्शन कमीशन था। मुझे ये बताएं कि अपील में जाने के बाद उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई रुक जाएगी जिसका ऑर्डर दिया आज इलेक्शन कमीशन ने? नहीं, वो तो ये होगा कि सिर्फ वो जो अपील गई, अपील जो सुप्रीम कोर्ट में जाने की मजाज है, उसके लिए सिर्फ जो कालअदम करार दे दिया गया इलेक्शन, उसके बारे में फैसला करना है। लेकिन जिन अफीसरान ने इलेक्शन कमीशन से तावन नहीं किया, ने आर्टिकल 220 की खिलाफ वर्जी की, सेक्शन 55 की, 172 की, 184 की खिलाफ वर्जी की, तो उनके खिलाफ तो एक्शन बरकरार रहेगा। अच्छा, वो पैरेलल कार्रवाई होगी। अच्छा, उसमें तो रास्ता मेरा सवाल के 20 हाँ, वो तो ज़ाहिर है, वो तो इलेक्शन कमीशन का। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल के जिन 20 प्रिजाइडिंग अफसरान की वजह से सारा इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हुआ पूरे हल्के का, उनका कोई जिक्र ही नहीं है जजमेंट में। वो चंद रोज में जिक्र इसलिए आ रहा है कि उनके खिलाफ भी बाकायदा चार्जशीट बन रही है। उन्होंने चूंकि वो तो बहुत बुरी तरह जद में आएंगे ना, वो तो सेक्शन 55 के साथ 172 के तहत आएंगे। उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट पेपर में कोई टेम्परिंग करे, एनराफ करे या उसको कोई गड़बड़ करे, खराब करे, मोहर गलत लगाए, तो उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज करने की भी पावर है और साथ साथ इलेक्शन कमीशन को बरतरफ करने के भी इख्तियारात हैं और वो 30 दिन के अंदर अपने सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। ये भी इलेक्शन कमीशन ने उनको बरतरफी के नोटिस जारी कर रहे हैं। कानून में कहीं नहीं लिखा कि अगर प्रिजाइडिंग अफसर ने वापस आना है तो किस वक्त में आना है, कोई मुद्दत का भी कोई जिक्र नहीं, कोई कानूनी इसमें कोई बार नहीं है।
तो इस चीज़ को भी उन्होंने इस तरीके से काउंटर किया। मुझे ये बताएं कि 18 मार्च को अब जो इलेक्शन होगा कैसे अब यकीनी बनाया जाएगा? जाहिर है दोबारा से सारे वसाइल जो है ना वो खर्च होंगे, दोबारा से पैसा उतना लगेगा, जाहिर है आवाम का, मेरा और आपका टैक्स पेयर का सारा पैसा लगता है। दोबारा हुकूमत को क्या करना चाहिए कि शफाफियत और को यकीनी बनाया जाए, वो माहौल, फ्री एंड फेयर माहौल फराहम किया जाए जिसकी तरफ आज जो है ना वो तवज्जो दिलाई इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में? क्या करना चाहिए अब हुकूमत को कि दोबारा उंगली ना उठे? इलेक्शन कमीशन ने जो तारीखी कदम उठा दिया और इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी को भी सस्पेंड करने के मामले में गौर किया जा रहा होगा, हमारी नज़र में करना भी चाहिए। जिस आईजी जो है उसको बरतरफ करने के बारे में भी जो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, तमाम आरपीओ, तमाम सूबाई गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसरान थे, सियालकोट के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सबको इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दिया, हटा दिया, जिला बदल कर दिया। अब जब इंतखाबात जब आइंदा होंगे 18 मार्च को, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को तो वो चीज सामने आएगी ना कि जब हमने तावन नहीं किया, गड़बड़ होगी, बेकायदगी होगी, तो इलेक्शन कमीशन ने ऑफिसरान को बरतरफ कर दिया, तो वो अब आइंदा इंतखाबात में इस तरह की शफाफियत आएगी। अब वो धांधली का तस्वर खत्म हो गया आज के फैसले के बाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, NA 75 को लेकर इलेक्शन कमीशन का ये फैसला कि हल्के में साफ, शफाफ, मुनसिफाना इंतखाब नहीं हो सका, फायरिंग के वाक़यात की वजह से वोटर्स को जो है ना वो डराया धमकाया गया, इसीलिए इलेक्शन को कलअदम करार देते हैं 18 मार्च को पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन। वो जमात जिसने 126 दिन का धरना दिया धांधली के खिलाफ, आज उसी जमात पर धांधली के इल्जामात लगना, क्या मैसेज गया है उनके वोटर्स को, सपोर्टर्स को? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इंडो पाक की टिपिकल सियासत है, वो रोंदू सियासत, और क्या उसको कहते हैं कि जो हार जाता है हार ना मानने वाली सियासत। अब आप इस डस्का को एक लम्हे के लिए, बल्कि 10 सेकंड के लिए अगर आप रखें, तो आप कुरम में जाएं तो मौलाना साहब ने आज कहा है कि मैंने वहाँ जाली वोट्स देखे। नौशहरा में जाएं तो वहाँ परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं वहाँ भी जाली वोट, जाली किस्म के बड़ी कार्रवाइयाँ हुई। और अगर वज़ीराबाद जो सीट जीती मुस्लिम लीग नून ने, वो भी कह रहे हैं कि वहाँ भी धांधली हुई लेकिन हम जीत गए। तो डस्का में आ जाएं तो ये एक टिपिकल सियासत है। बल्कि अब तो ये अमेरिका में भी लास्ट इलेक्शन में यही हुआ, उससे पहले में भी यही हुआ। तो ये पूरी दुनिया में मोदी की तरफ चले जाएं, पूरी दुनिया में, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल रोंदू सियासत, बिल्कुल। और इसमें ये जो दोनों जमातें हैं, ये कमाल का इसमें अबूर हासिल इनको रहा। IGI और छांगे मांगे और पता नहीं क्या क्या ये किया। दुख कहाँ होता है? दुख वहाँ होता है कि जहाँ अब आप एक ऐसी जमात जिसने 22 साल आपको कहा था, इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने अपनी गेम में थर्ड एम्पायर को मुतारफ़ कराया। मतलब ये है कि मैंने फेयरनेस की तरफ मैं गया। नंबर 2, इमरान खान साहब इस जो असल राइज था वो हुआ कि 4 हल्के खोलो, सड़कों पे लॉकडाउन, सिविल नाफरमानी, धरने, लॉन्ग मार्च, 126 दिन का जैसे आपने कहा धरने। तो उसके बाद उनके जो शेर जवान हैं या जो वो उनके हाथों से ये अब ये इस पे अगर फोकस करें तो इसमें अच्छा फ़ैसला किया इलेक्शन कमीशन ने। फैसला दो इसके पहलू हैं। नंबर 1 पहलू ये है कि क्या 2 इलेक्शन मुकम्मल होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन के पास 2 ऑप्शन थे, या 20 या 15 या 17 जो पोलिंग स्टेशन उन पे दोबारा। तो उन्होंने अच्छा दलेराना फैसला किया, पूरा इलेक्शन करवा दिया। दूसरा इसका जो पहलू है वो पहलू है कि ये किया किसने है। अब एक मैं यहाँ आपके तवस्सुत से मरियम नवाज साहबा से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ये किस डेरे पर सारा कुछ हुआ, मुझे पता है कि ये
14 घंटे कहाँ मिसिंग रहे प्रिजाइडिंग अफसर। मुझे पता है कि किसने किया, मुझे पता है कि 2 आदमी कौन है, मुझे पता है कि कौन सी जो एजेंसी वज़ीर आज़म के अंडर है वो क्या कर रही थी, मुझे पता है कि कौन। तो अब वो जो सारे पते हैं ना, अब वक्त आ गया है वो जज अरशद मलिक वाली वीडियो वाला ना बनाएं, बल्कि इसको पेश करें और ये दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि आसानी हो जाए इलेक्शन कमिशन के लिए और हम सारों के लिए भी। सही। अब ये है कि इससे क्या साबित हुआ कि पूरे हल्के में पोलिंग दोबारा होने से क्या खुशदिली से फैसला कबूल करते और इतना कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग जीत रहे थे, तो दोबारा इलेक्शन लड़ लेते। जिस वोटर ने पहले इनको वोट दिया, दोबारा भी पीटीआई को वोट देना था, अपील में जा रहे हैं। यकीन करें अगर ये फेयर इलेक्शन होते ना तो सीट उन मुस्लिम लीग नून हो सकता है जीत जाती, लेकिन जिस तरह ये इलेक्शन लड़े हैं, ये पहला 40,000 से ये सीट जीती हुई है मुस्लिम लीग नून की, और उससे पहले 6 मरतबा वो ज़ारे शाह जीत चुके हैं, जिनकी बेटी अभी खड़ी हुई हैं। हालांकि बेटी ने, अच्छा मज़े की बात है कि बेटी ने 15-20 पोलिंग स्टेशन पर काउंटिंग करवाने का दिया था, दरख्वास्त दी थी, उन्होंने पूरा नहीं कहा था, लेकिन चलो अच्छा। अब लेकिन इसका मतलब क्या है कि अब धांधली हुई, ज़बरदस्ती पोलिंग रुकवाई, स्लो पोलिंग हुई, हरासमेंट के इल्ज़ाम ठीक, प्रिजाइडिंग अफसर जो मिसिंग रहे, घंटों जो ना मिले तो खौफजदा थे, डरे हुए थे, सब के मोबाइल बंद थे, बैटरियां जवाब दे गई थी, किसी की गाड़ी खराब थी, कोई धुंध में डस्का का रास्ता भूल गया। तो ये इसका मतलब है धुंध में अंधाधुंध जो कुछ भी हुआ ये इलेक्शन कमीशन ने माना, और पुलिस खामोश तमाशाई थी। बुज़दार साहब की इंतज़ामिया जो है उसने इलेक्शन कमीशन का साथ नहीं दिया। और अब मसला क्या है? मसला ये है कि ये मोरे हैं, ये जो आपने कहा ना चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को तलब कर लिया, ये एक लेपा पोती है। उसके बाद डीपीओ को बदल दें, डीसी को बदल दें, असिस्टेंट कमिश्नर डस्का को मुअत्तल कर दें, ये भी एक लेपा पोती है। आपको पता है सानिया साहिवाल में तो जवेद सलीमी साहब आईजी थे और उन्होंने मैं बताता हूँ उसमें यह है कि सानिया साहिवाल में जवेद सलीमी साहब आईजी थे और उन्होंने पहली प्रेस रिलीज क्या जारी की थी, दहशतगर्द मारे गए बच्चों के सामने माँ बाप मार के, और वो ग्रेड 22 में चले गए। राय ताहिर साहब सीटीडी के हेड थे, वो आईजी बलूचिस्तान लगे हुए हैं। सानिया मॉडल टाउन में जितने अफसर थे सारों की प्रमोशन हो गई। श्रीलंकन क्रिकेट टीम का जो वो सारे जो इन्वॉल्व थे सब अच्छी पोस्टों पे हैं। जो चर्च जलाने में वो जो पुलिस और जो वकीलों पर हमले में जो पुलिस अफसर मुअत्तल हुए थे सारे अच्छे हैं। करना क्या चाहिए? मास्टरमाइंड कौन है? इनको करवाया किसने है? किसके सामने डीपीओ बेबस थे? किसके सामने डीसी बेबस थे? किसके सामने ये प्रिजाइडिंग अफसर पेश हुए थे? ये 14 घंटे कहां रहे? तक पहुंचना चाहिए। उसका जिक्र ही नहीं था आज की जजमेंट में। बुज़दार हुकूमत को इसकी हाँ बुज़दार हुकूमत, यही तो मसला है ना। अब ये क्या करेंगे? ये चंद दिन के बाद मुअत्तल रहेंगे, 10 दिन मुअत्तल रहेंगे, 2-4 महीने मुअत्तल रहेंगे, 1 महीना मुअत्तल रहेंगे, उसके बाद दोबारा कहीं ना कहीं लग जाएंगे। लेकिन कारकर्दगी पर पंजाब हुकूमत और ये जो ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर बड़े सीरियस क्वेश्चन उठे हैं। अच्छा, 2013 का इलेक्शन कमीशन भी हमें याद है, 126 दिन का धरना, 4 इलेक्शन खोलने का मुतालबा इलेक्शन कमीशन ने वो नहीं माना था, मुस्तरद कर दिया था। आज हम इलेक्शन कमीशन को आप कहते हैं कि आज का हमारा इलेक्शन कमीशन ज्यादा बाइख्तियार, ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने अच्छा फैसला किया है। और यही अगर फैसला 2013 में मैंने कहा ना 2013 में चले जाएं, 2008 में चले जाएं, उससे पहले मुशर्रफ साहब के 2002-3 में चले जाएं, उससे पहले आगे चले जाएं, उससे पहले कोई आरओ का इलेक्शन, कोई वो विक्ट्री स्पीच वाला इलेक्शन, कोई आईजीआई, कोई सारा कुछ यही होता रहा है। ये ज़रा इनका ये जो इधर हुआ है, ये अब 2 इसमें तरीका का, एक है कि ना तजर्बाकार थे धांधली पे मुलव्वस, अगर धांधली जो मुबैना तौर पर सारी हो, ना तजर्बाकारी उन्होंने सामने आई। दूसरी बात यह है कि ये बस होगा अब दोबारा 18 मार्च को जब होगा तो क्या ये बस होगा? और सबसे बड़ी बात, जो 2 कत्ल हुए हैं उनका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत, अपोजिशन, इलेक्शन कमीशन, इंतजामिया, पुलिस,
कौन है उनका जिम्मेदार? इलेक्शन भी हो जाएंगे, फेयर इलेक्शन भी हो जाएंगे, एक उम्मीदवार जीत भी जाएगा, मगर उनके दो बंदे कौन लाएगा? बिल्कुल सही, कौन लाएगा? तो अब बात यह है कि इसके बाद बल्दियाती इंतखाबात हैं, बात यह है कि इसके बाद जनरल इंतखाबात हैं, तो ये इनके लिए भी कुछ करना होगा। खौफ आता है सुनकर, देखकर। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सीफी तजियाकार इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के फ़रोग को हुकूमत की मौशी पॉलिसियों का एक महवर समझा जाता है। इसी सिलसिले में चंद रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत रिहाइश और तामीर से मुताल्लिक़ एक अहम इजलास हुआ। इजलास के दौरान आला हुकाम की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में तामीराती सरगर्मियों के फ़रोग और सूबाई हुकूमतों की जानिब से मंजूरी के तेज़ रफ्तार अमल के बारे में एक ब्रीफिंग भी दी गई। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को ये बताया गया कि पंजाब में तामीराती शोबे के मनसूबों में 353 अरब 43 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से 17 खरब 67 अरब 15 करोड़ रुपए की मौशी सरगर्मियां पैदा होंगी और 3,15,678 मुलाजमत के मौके भी पैदा होंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इजलास को बताया कि सूबे भर में 8 करोड़ 70 लाख से ज़ायद मुरब्बा फीट रकबे पर तामीर के लिए दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें लाहौर 38%, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन 22%, रावलपिंडी 18%, फैसलाबाद 11% और मुल्तान 10% शामिल हैं। इजलास को ये बताया गया कि अब तक 4 करोड़ 10 लाख से ज़ायद मुरब्बा फीट पर तामीराती मंजूरी के साथ ही पंजाब के तमाम अजला में तामीराती सरगर्मियाँ ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि तामीरात के हवाले से पोर्टल पर मौसूल 17,692 दरखास्तों में से 11,349 की मंजूरी दी गई है, जबकि KPK के चीफ सेक्रेटरी ने इजलास को ये बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में 10,854 मुरब्बा फीट रकबे पर तामीर के लिए अब तक मौसूल दरखास्तों में से सूबे में 190 अरब रुपए की जो इक्तसादी सरगर्मियाँ हैं ये पैदा होंगी। जबकि सिंध के चीफ सेक्रेटरी ने इजलास को ये बताया कि सूबे में मजमूई तौर पर 22 तामीराती मंसूबों की मंजूरी दी गई है। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ सेक्रेटरी को मंजूरी का जो अमल है इसको तेज़ करने की हिदायत की ताकि सिंध में तामीराती सरगर्मी और इसके नतीजे में मौशी रफ्तार को बढ़ाया जा सके। अब सवाल ये है कि तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी के फ़रोग से मुल्की मईशत को कितना फ़ायदा होगा। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जो बिल्डर्स हैं, वो हुकूमत का ये जो इक़दाम है, ये जो पॉलिसी है, इसको कैसे देखते हैं। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन इबाद ग्रुप मोहसिन शेखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका। मोहसिन साहब, हुकूमत जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फ़रोग दे रही है, चंद रोज़ पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब को एक ब्रीफिंग दी गई, ये जो हुकूमत मौके पैदा करी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, आपके ख्याल में कितने सूदमंद हैं हमारे यहाँ रोज़गार के लिए, लोगों की जॉब एक्टिविटी के लिए? आप क्या समझते हैं कितना ज़बरदस्त हुकूमत ये इकदाम कर रही है? मेन इंडस्ट्री होती है दुनिया में, इसको मतलब रीढ़ की हड्डी की तरह समझा जाता है, बेसिक इंडस्ट्री, जिसके साथ एलाइड इंडस्ट्री चलती है। 64 और 72 इंडस्ट्री इसके साथ कंटिन्यू चलती है। हमारी एलाइड इंडस्ट्री होती है, जॉब क्रिएशन होती है, और कहीं भी जहां भी क्राइसिस होता है ये पूरे कंट्री को लेके चलती है। और प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए खास तवज्जो की हुई है। आज भी आप समझे श्रीलंका से वो पहुंचे हैं सुबह, और फिर भी आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मीटिंग उन्होंने 12 बजे की है। तो मतलब उसकी इंपॉर्टेंस ही इतनी है कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम, मैं खास करके जनरल अनवर साहब और इनकी पूरी टीम को, कि ये जिस तरीके से अप्रूवल हो रही है इन अथॉरिटीज से, जहाँ पे बहुत मुश्किल था काम करना, जहाँ पे एक अप्रूवल लेना मुश्किल था, वहाँ आज के दौर में बहुत सारा चेंज है। पंजाब में तो बहुत बेहतरी है, और मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता KPK में भी, बलोचिस्तान में भी और सिंध में भी बेहतरी की तरफ। हुकूमत तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फ़रोग दे रही है, लेकिन ये भी एक हकीकत है हमारे यहाँ एक बिल्डर माफिया एग्जिस्ट करता है। बहुत सी ऐसी हाउसिंग स्कीम्स हैं जहाँ लोगों के साथ बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ। हर 2 में से एक जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो अपने मुल्क में भेजता है, अपने कोई असासे बनाने के लिए, बच्चों के लिए घर बनाने के लिए, अपनी कोई जायदाद बनाने के लिए। लेकिन जब वो अपनी जायदाद ख़रीद कर वापस चला जाता है, 4-5 सालों के बाद पता चलता है कि ना उसकी वो ज़मीन वहाँ पर है, वहाँ तो किसी और ने कब्ज़ा कर लिया, या वहाँ पर कोई और बिल्डिंग बन चुकी है, या उसे पैसे ले लिए गए हैं। वो ज़मीन ही जो है ना वो फ्रॉड की ज़मीन है।
तो बिल्डर माफिया को भी अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। ये नहीं है कि हुकूमत से आप जो है ना वो अपने लिए पैकेजेस लेते रहें, हुकूमत से अपने लिए आप जो है ना वो इमदाद लेते रहे, हुकूमत आपको सपोर्ट करती रहे, लेकिन आप आगे लोगों के साथ फ्रॉड करते रहें। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, ना ही कोई पैकेज लिया है हमने एज अ बिल्डर, ये पैकेज आम लोगों के लिए है। और कहीं भी अगर इलीगल लोग हैं, दुनिया भर में हर जगह चीजें होती है, लेकिन उसका कंट्रोल गवर्नमेंट होती है। और हमारी कोशिश होती है कि जहां भी ऑल ओवर पाकिस्तान ये स्कीम बगैर एनओसी के, बगैर अप्रूवल के, बगैर किसी चीज के हमारे ओवरसीज ना ले, और लेना भी नहीं चाहिए उनको। ये ऐसे लोग होते हैं जो बाहर जाके प्रोजेक्ट बेच के आते हैं, जबकि यहाँ कोई चीज नहीं होती। तो खुदारा उन लोगों को ये देखना चाहिए। अब वेबसाइट पे सारी एनओसीज है, प्राइम मिनिस्टर ने खास इसके लिए काम किया हुआ है कि जितनी भी अप्रूवल्स हो वो वहां पे मेंशन होनी चाहिए ऑनलाइन। ऑनलाइन वो अथॉरिटी उसकी एनओसी मेंशन करती है, उसके बाद वो चीजें, तो ऐसी चीजें हुई हैं, ऐसा नहीं है। गलत लोग हर जगह होते हैं, लेकिन किसी इंडस्ट्री को एक लॉ के तहत, चीजों के तहत जो काम करने वाले लोग हैं उनको एप्रिसिएशन आनी चाहिए, और जो गलत लोग हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो इतने बड़े नहीं होने चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से जो है ना वो शहर भी फैल रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, कहा जा रहा है कि इससे ज़रूरी जो शोबा है वो बहुत पीछे जा सकता है, उसको बड़ा नुकसान हो सकता है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि ज़ाहिर है ज़रूरी ज़मीन कम होगी? दुनिया में मास्टर प्लान्स बनते हैं और मास्टर प्लान के हिसाब से दुनिया में डिजाइन होते हैं। जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको एग्रीकल्चर पर्पस रखा जाता है, जो हाई राइज है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है कि वर्टिकल बिल्डिंग्स बने, ज्यादा से कम जमीन इस्तेमाल हो और हाई राइज बिल्डिंग्स बने, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कप्लाइज कर सकते हैं। 12 मिलियन घरों की शॉर्टफॉल है इस मुल्क में, और तकरीबन जितनी शॉर्टफॉल है उतनी लोग कच्ची आबादी है, स्लम्स में रहते हैं, जो आपके मुल्क के लिए खतरनाक होती है। जो बिलो द लेवल रहते हैं वो हमारे लिए, मतलब हम उनको वो चीजें नहीं प्रोवाइड करते कि जो आम आदमी को देनी। तो वो इम्पोर्टेंट है कि आप मास्टर प्लान बनाएं और इन चीजों को एनकरेज करें। इंडस्ट्री का दर्जा दिया इसको 72 साल के बाद, और आप कह रहे हैं कि इसमें तो इसको तो कोई ऐसी चीज है नहीं, इसको चलाना इस कंट्री के लिए जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यासीन शेखानी साहब, चेयरमैन आबाद ग्रुप, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, वैसे तो वतन अजीज़ के शाहीनों के हाथों हिंदुस्तानी फ़ौज की शिकस्त की एक तवील दास्तान मौजूद है, लेकिन 27 फरवरी 2019 एयरफोर्स और पाकिस्तानी तारीख के लिए एक शानदार दिन साबित हुआ। इस दिन हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया को ये सबक सिखाया गया, बताया गया उन्हें कि वतन अजीज़ की तरफ मैली आंख से देखने वालों के लिए पाकिस्तानी शाहीन हर वक्त चाको चौबंद हैं। 25 और 26 फरवरी 2019 की दरमियानी शब भारतीय फ़ज़ाइया ने आज़ाद कश्मीर में दरअंदाजी करते हुए बालाकोट में जाली ऑपरेशन का ड्रामा रचाने की कोशिश की। अज़ाइम मालूम होने पर पाकिस्तानी शाहीनों ने भी सरप्राइज़ देने की ठानी। जवाबी वार में दुश्मन न सिर्फ बदहवासी में अपने पेलोड गिराकर भाग खड़े होने पर मजबूर हुआ, बल्कि इस पिस्पाई में हिंदुस्तानी एयरफोर्स का एक तैयारा आज़ाद कश्मीर जबकि दूसरा मकबूजा कश्मीर की हदूद में भी ज़मीं बोस हुआ। आज़ाद कश्मीर में गिरने वाले तैयारे से अभिनंदन जिंदा बच निकला। शहरियों के निर्गे में घिरा तो इसे न सिर्फ अवामी तशद्दुद से बचाया, बल्कि तिब्बी इमदाद के बाद गर्मा गर्म चाय भी पिलाई गई। ऐसी मेहमान नवाजी पर भारतीय पायलट ने टीज फैंटास्टिक कहकर पाकिस्तानी कौम की अमन पसंदी और जिंदा दिली का एतराफ़ किया। लेकिन जब साल 2002 के इसी महीने में हमसाया मुल्क की तारीख खंगाली जाए तो रियासत गुजरात में हालिया वज़ीर आज़म और उस वक्त के वज़ीर आला मोदी की पुष्ट पनाही में मुसलमानों के खून से खेली जाने वाली होली के बदतरीन मनाजिर भी सबके सामने हैं। इस साने की नतीजे में की जाने वाली तहकीकात और अदालती कार्रवाइयाँ तो फ़क्त आंखों में सिर्फ एक धूल झोंकने का एक बहाना थी, जिसने ये ज़रूर साबित किया कि हमसाया मुल्क में अक़लियतों के ख़िलाफ़ हिंदुत्व को हमेशा हिंदुस्तानी हुकूमत की हिमायत हासिल रही है। ये थे आज के दिन के हवाले से हमारा एडिटोरियल। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।